अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट 5 जो है वो आज शुरू करेंगे। यूनिट 5 की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि इसमें से 4 शार्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम यूनिट 4 और यूनिट 5 सिर्फ कर लें तो इसमें से हम शार्ट क्वेश्चंस का पार्ट 2 बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। टू शार्ट क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिट 4 से आते हैं और 4 शार्ट क्वेश्चंस जो है वो यूनिट 5 से आते हैं और 3 शार्ट क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिट 6 से आते हैं। तो ये 4, 5, 6 के कम्बिनेशन से टोटल शार्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 9 आते हैं, जिसमें से हमने 6 करने हैं। और अगर हम यूनिट 4 और 5 कर लें तो हमें मज़ीद किसी यूनिट की तैयारी की ज़रूरत नहीं रहती। इस नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो यूनिट 5 की पहली एक्सरसाइज और इसमें की डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस यूनिट को इसी नुक्ता नज़र से हम जो है वो तैयार करेंगे। आप लोगों ने इसमें कोई भी थोड़ा सा भी जो है वो आप लोगों ने कुछ नहीं करना। इस यूनिट को इस तरीके से तैयार करें कि ये बहुत अच्छे तरीके से ये यूनिट आपका तैयार हो जाए। ठीक है, चलें अब इस यूनिट की तरफ चलते हैं। This is lecture 14 of mathematics class 10 science group. Our today topic is sets and functions, unit 5. Student, open page 86. Today we learn some definitions and solve exercise 5.1. Let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें नेक अमल करने की और अपने इल्म में इजाफ़ा करने की तौफीक दे, और जो इल्म हम हासिल करें उसको नेक कामों में इस्तेमाल करने की भी तौफीक दे, यानी ये इल्म हमारे लिए फ़ायदेमंद बना दे, ना कि नुकसान दे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। सेट, व्हाट इज सेट या डिफाइन सेट, ये दोनों तरह से जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट and it is denoted by some alphabet, English alphabet like A, B, C, etc. Some important sets are given below. In set theory, we usually deal with following sets of numbers denoted by standard symbols सेट्स थ्योरी में क्या होता है कि हम मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट से जो है वो कुछ सेट को डिनोट करते हैं। लाइक नेचुरल सेट जो है वो n से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1, 2, 3 एंड कंटिन्यू है। ठीक है, इसी तरह होल सेट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर सेट जो है वो Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें 0, +-1, +-2, +-3 एंड कंटिन्यू। ठीक है, इसी तरह इवन सेट जो है, इवन सेट वो सेट होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर के तौर पे 0 बचता हो। ठीक है, 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो सकते हो। तो इसमें जो है वो इवन सेट में 0, +-2 एंड +-4 है। ऑड सेट में ऐसे सेट जो 2 पे डिवाइड ना होते हो, ठीक है, और रिमाइंडर के तौर पे, यानी अगर 2 पे डिवाइड ना होते हो, दूसरे लफ्ज़ों में 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर हमेशा 1 बच जाए, वो ऑड सेट जो है वो कहलाते हैं। और ये जो है उसमें +-1, +-3, +-5 और कंटिन्यू। इसी तरह प्राइम नंबर्स जो हैं वो उसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑड नंबर्स को O से और प्राइम नंबर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जो है वो इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप
पे और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड ना होते हो। इसके अलावा रेशनल सेट को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल सेट जो है वो X है, जबकि X जो है उसको हम P ओवर Q फॉर्म यानी M ओवर N फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर M बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा एंड N नॉट इक्वल टू 0 होगा। समटाइम यहाँ पे P ओवर Q फॉर्म में भी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, क्योंकि हम यहाँ P ओवर Q इसलिए मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि मैंने रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट किया। तो Q खुद भी है तो उसको उस फॉर्म में भी कर सकते हैं, या इसको मैं जो है आसानी के लिए इसको P ओवर Q भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं P ओवर Q लिख सकता हूँ, ठीक है। आसानी के लिए मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, P ओवर Q जो है वो लिखा जा सकता है, कोई हेजिटेशन नहीं है, ठीक है। ये Q इस वक्त फिलहाल स्मॉल है, ठीक है, जिसमें P जो है वो क्या है, वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा, जबकि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे सेट जिनको हम P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसे सेट जिनको हम P ओवर Q फॉर्म में ना लिख सकते हो, जिनको हम P ओवर Q फॉर्म में ना लिख सकते हो, यानी नॉट इक्वल टू P ओवर Q फॉर्म, यानी उसको P ओवर Q फॉर्म में ना लिख सकते हो, वो जो है वो इर्रेशनल सेट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी M ओवर N की जगह P ओवर Q लिख सकते हैं आसानी के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक हो, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो रेशनल सेट क्या होंगे, जिनको P ओवर Q फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और इरेशनल सेट कौन से होंगे, जिनको P ओवर Q फॉर्म में हम ना लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें P Q जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा, Z सेट से बिलोंग करेगा, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जो रियल नंबर्स का सेट होगा वो R से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, और इरेशनल्स का Q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और रेशनल का Q से। तो रियल सेट जो है वो इसका यूनियन होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं। वो बिलोंग्स टू, रियल क्या होगा, बिलोंग्स टू Q एंड Q डैश, यानी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन होगा वो हमारा रियल सेट होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी करेक्शंस है जो यहाँ पे मैंने कर दी है, ठीक है। बेटे एक बात याद रखिएगा, जब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर मेंशन करता हूँ तो क्योंकि ये एक वाइट बोर्ड की तरह पे होता है, तो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए इसको अरेज करना होता है। जब हम अरेज करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ Q यूनियन Q डैश है, जो रेशनल एंड इरेशनल का यूनियन होगा वो रियल सेट कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी M ओवर N किसी भी नंबर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन आपने प्रीवियस क्लासेस में P ओवर Q फॉर्म में किया, इसलिए मैंने इसको P ओवर Q फॉर्म में कर दिया, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो आ जाएं और उनके ऑपरेशंस के हवाले से आ जाएं, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट A एंड B रिटन एज A यूनियन B, रिटन एज A यूनियन B। A यूनियन B से हम उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रीड ऐसे किया जाता है, रीड एज A यूनियन B, ठीक है। इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर आइदर इन A आर इन B आर इन बोथ। दस यानी इसका मतलब ये है कि जो यूनियन होगा वो या तो A से बिलोंग करता होगा उसका एलिमेंट, या B से बिलोंग करता होगा, या दोनों से बिलोंग करता होगा। अगर वो दोनों से बिलोंग करता है तो उसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा कंपैक्ट फॉर्म में। A यूनियन B को मैथमेटिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू X, जबकि X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B और X बिलोंग टू A एंड B बोथ, ठीक है। इस तरह दोनों में लिख सकते हैं, और नीचे एक एग्जांपल भी हमने दी हुई है। ये प्रीवियस क्लासेस में हमने किया हुआ है, इसलिए इसको यहाँ तक, यानी अगर डेफिनेशंस आप पेपर में लिखें तो यहाँ से लिखे इसको यहाँ तक आपने डेफिनेशंस लिखनी है, और ये चीज़ उसमें शामिल नहीं करनी, ठीक है। कर भी लें तो अच्छा, गुड, अच्छी बात है। और नीचे वाली एग्जांपल की देने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी तरीके से हमने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है मैथमेटिकल फॉर्म में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट पे भी सेम यूनियन ही की तरह है, लेकिन
लेकिन उसमें यूनियन में सारे एलिमेंट्स हम लिखते हैं, लेकिन इंटरसेक्शंस में हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स ए में होते हैं और जो एलिमेंट्स बी में मिलते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। वो ऐसे एलिमेंट्स नहीं लिखते जो या ए में हो या बी में हो, बल्कि ए और बी दोनों में अगर कोई एलिमेंट मौजूद है तो उसी एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शंस में लिखते हैं। ठीक है, द इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्ट बी, जिसको हम रीड एज ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट। ये यहाँ पे कॉमन एलिमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन एलिमेंट दोनों में होने चाहिए, ये दोनों में मौजूद होने चाहिए ऑफ ए एंड बी। और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे मैथमेटिकली, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, यानी ए और बी दोनों में बिलोंग करता है और दरमियान में हमने एंड डाला है। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी और ए स्लैश बी इज डिफाइंड एज। बेटे डिफरेंस ऑफ सेट को या तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और या फिर हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में कोई एक मेथड आप यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी इस तरह भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि इसको मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b, यानी उसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सारे के सारे a में शामिल होंगे, जो वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो B में नहीं होंगे और A के होंगे। यानी अगर हम दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, A और B सेट है, तो हम A के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो B में मौजूद नहीं है। A के सारे एलिमेंट, जो सेट पहले होगा उसके सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो B में मौजूद ना हो, यानी जो B के साथ कॉमन हो रहे हैं वो जो एलिमेंट्स हैं वो हम A के नहीं लिखेंगे, बाकी A के सारे लिखेंगे। इसी तरह अगर हम B के कहें तो हम B अगर B माइनस A हो, यानी B डिफरेंस A हो, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह लिखेंगे कि जो सारे के सारे B के एलिमेंट है वो लिखेंगे, जो A के अंदर कॉमन है वो नहीं लिखेंगे। अब नीचे में एग्जांपल से आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर A एलिमेंट 1 2 3 4 5 है और B एलिमेंट में 2 4 5 6 है, तो इसमें 2B कॉमन है, ठीक है, 4B कॉमन है और 5B कॉमन है, यानी इसमें 2 4 और 5 जो है वो कॉमन है। ठीक है, अब हम अगर A माइनस बी करेंगे तो इसमें हमें सिर्फ 1 3 बच जाएगा A का। ठीक है, अगर A माइनस बी करेंगे तो इसलिए मैंने 1 और 3 A का जो है वो लिख दिया। अगर B माइनस A करेंगे तो 2 4 5 तो कॉमन है, तो बाकी कौन सा बच गया, बाकी फिर 6 8 बचता है, तो 6 8 हम लिख देंगे। तो A माइनस बी जो है वो B माइनस A के बराबर नहीं होता, जबकि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A y, और दूसरी तरह A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C B सेम जवाब होता है, लेकिन A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस A, ये उसके बराबर नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी ये डिफरेंस ऑफ सेट के हवाले से। अब आ जाए कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट भी सेम डिफरेंस ऑफ सेट है, लेकिन इसमें पहला जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, यानी हमेशा जो पहला सेट है, जैसे A माइनस बी था तो A माइनस बी की बजाय हम U माइनस A कर सकते हैं, हम U माइनस B कर सकते हैं, ना कि A माइनस बी, यानी इसमें जो पहला सेट होगा वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। तो उसके हवाले से फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे, इफ U इज यूनिवर्सल सेट एंड A इज सबसेट ऑफ U, देन द कंप्लीमेंट ऑफ सेट A इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ U which are not contained in A and is denoted by A dash और A C, यानी ये A ऊपर एक्यूट साइन है, ये वाला साइन हो या A C कंप्लीमेंट, दोनों में से किसी एक तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और A कंप्लीमेंट को हम इस तरह लिखेंगे, A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A इज इक्वल टू X while X belong to यूनिवर्सल सेट एंड X belong to X not belong to A, यानी X जो है वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होना चाहिए लेकिन उसमें A एलिमेंट शामिल ना हो। ठीक है, अब नीचे एक एग्जांपल है, शायद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इससे समझ आ जाए। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 एलिमेंट्स हैं और A सेट में इवन नंबर्स हैं।
ठीक है, 2 4 6 8। तो इसका मतलब है कि इसमें सारे और नंबर्स जो हैं वो बच जाएंगे। तो u माइनस ए का मतलब है कि u में से a के निकाल दिए जाएं तो बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि a में शामिल नहीं है। तो इसमें 1 जो है वो a में शामिल नहीं है, इसलिए u का 1 हमने लिख दिया। 3 जो है वो a में शामिल नहीं है, इसलिए u का 3 भी लिख दिया। इस तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। 10 भी जो है वो a में शामिल नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया। तो यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ सेट में और डिफरेंस ऑफ सेट में फ़र्क ये है कि डिफरेंस ऑफ सेट की कोई से भी दो सेट का आपस में किया जा सकता है, जबकि जो यूनियन जो कंप्लीमेंट ऑफ सेट है ये हमेशा यूनिवर्सल सेट से ही लिया जाता है। और इसके लिए दूसरे सेट की भी कंडीशंस ये है कि वो उसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। अगर यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं है तो फिर उसे कंप्लीमेंट अगर लेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसके अलावा बेटे दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी इस यूनिट से रिलेटेड है। उनमें से दो डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन तो ये है कि वेन डायग्राम क्या है। वेन जो है वो ब्रिटिश मैथमेटिशियंस था, जॉन वेन उसका नाम था और उसकी डेट ऑफ बर्थ 1834 थी और 1923 में ये फौत हो गया था। उसने एक जो है वो एक रेक्टेंगल शेप में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया और सब सेट के तौर पे ए और बी को क्लोज फिगर के तौर पे यानी ओवल या गोल सर्कल के तौर पे रेक्टेंगल के अंदर हमने इसको लिखा। अगर हमने इसकी डेफिनेशंस के तौर पे या कुछ बताना चाहें कि जी व्हाट इज वेन डायग्राम या डिफाइन वेन डायग्राम, तो हम इसके अंदर लिखेंगे ब्रिटिश मैथमेटिशियंस जॉन वेन इंट्रोड्यूस रेक्टेंगल फॉर अ यूनिवर्सल सेट यू एंड इट्स सबसेट ए एंड बी एज क्लोज फिगर इनसाइड दिस रेक्टेंगल। और इसके साथ हम जो है वो एक फिगर्स भी बना लेते हैं ताकि इसको उस बेहतर तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सके। यू शेप होगी, ठीक है, और इसमें जो है वो दो क्लोज फिगर होंगी ए और बी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इनको लेबल भी हम कर सकते हैं। ये जो फिगर्स है इसको हम वेन डायग्राम्स के तौर पे कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन खूबी ये होती है कि ये सवाल भी वहीं पे होता है और जवाब भी उसी में लिखा जाता है। सवाल और जवाब में बस फ़र्क ये होता है कि जो सवाल है वो सिंपल होता है और जवाब में वो हिस्सा हाईलाइट किया जाता है किसी ना किसी तरह से, डार्ट से, डैश लाइन से या सॉलिड लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म्स इस यूनिट में यूज होगी, बाइनरी रिलेशंस। इन मैथमेटिक्स बाइनरी रिलेशंस ऑन सेट A is collected of order pair है of element A. In other word, it is subset of Cartesian product. सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का उसी सेट का। फर्ज करेंगे अगर ए सेट का हमने एक बाइनरी रिलेशंस मालूम करना है तो ये हम एक उसका हम जो है वो सबसेट मालूम करेंगे और वो सबसेट क्या होगा, ए को ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है, और उसमें आर्डर पेयर होगा और उसमें क्या होगा, आर्डर पेयर होगा, ठीक है। तो उसका हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे, ये आगे चल के हम इसको लर्न करेंगे कि ये किस तरह मालूम करना है। उसके अंदर में से चंद एक जो है वो हम एलिमेंट्स ले लेंगे, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, ये बाइनरी रिलेशंस बनता है, ठीक है। मोर जनरली ये बाइनरी रिलेशंस बिटवीन टू सेट ए एंड बी इज सबसेट ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो उसको हम जो है उसमें से चंद एक एलिमेंट लेके उसका हम सबसेट बना लेंगे, तो ये बाइनरी रिलेशंस है। मोर डिटेल से इसको हम जो है वो उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है। अब आ जाए एक्सरसाइज 5.1। बहुत आसान एक्सरसाइज है, ये हम पहले से कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जो है वो आपकी सहूलत के लिए मैंने कोशिश की है कि कुछ सवाल मैं इसको सॉल्व कर दूं और कुछ सवाल जो है वो आप लोग जो है वो होमवर्क के तौर पे करेंगे। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 1479 एंड y इज इक्वल टू 2459। तो आपने मालूम क्या करना है, चार इसके क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं। एक में आपने x यूनियन y मालूम करना है, x इंटरसेक्शंस y मालूम करना है, y यूनियन x मालूम करना है एंड y इंटरसेक्ट x मालूम करना है। तो इसमें से हम जो है वो पहले x यूनियन y मालूम कर लेते हैं कि x जो है वो हमने 1479 लिख दिया, 2 और y जो है 2459 है, ठीक है। तो इसका यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब ये है कि कंबाइन कर देंगे दोनों के एलिमेंट को और जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। जैसे 1
नहीं है तो 1 लिख देंगे, 2 नहीं है तो 2 वाई से आ जाएगा, 4 दोनों में है तो एक दफ़ा लिखा जाएगा, 7 लिख दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो मिस कर गया है कि यहाँ 5 भी हमने मेंशन करना है, तो इसमें एक 5 जो है वो स्किप हो गया टाइपिंग के दौरान, ठीक है। तो 1 2 4 5 7 और 9 भी दोनों में कॉमन है तो एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो यूनियन का मतलब ये होगा कि इसमें जो है वो ये वाले एलिमेंट्स शामिल होंगे। अब हम जो है वो इसमें y यूनियन x मालूम कर लेंगे, सेम वही है लेकिन इसमें y के एलिमेंट को हम पहले लिखेंगे और x के एलिमेंट को हम बाद में लिखेंगे जब जवाब होगा, क्योंकि हमें पता है x यूनियन y इज इक्वल टू y यूनियन a, तो दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, तो हम आर्डर्स में लिखते वक्त जवाब जो है वो सेम वही वाला होगा। इसी तरह जब हम इंटरसेक्ट मालूम करें तो इंटरसेक्ट का भी जवाब वही आता है, लेकिन इसमें हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो आए हम पार्ट 4 की तरफ देख लेते हैं। तो इसमें y जो है y यहाँ सॉरी हमने इंटरसेक्ट लिखना है, ये गलती से लिख दिया है, तो ये है एक्चुअली y इंटरसेक्शन x, ठीक है। तो y एलिमेंट मैंने पहले लिखा और 2 4 5 और x एलिमेंट x सेट को बाद में लिखा। तो इसमें अगर मैं देखा जाऊं तो 4 और जो है 9 जो है वो कॉमन है। तो इंटरसेक्शन का मतलब यही है कि जो कॉमन एलिमेंट है उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर जो होगा 4 और 9 होगा, ठीक है। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट होता है और यूनियन का मतलब बोथ सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमने लिखना होता है, ठीक है बेटे। ये थोड़ी सी करेक्शन है, इसमें 5 मिस था और इसमें उन्होंने गलती से y इंटरसेक्ट x लिखना था। अब आ जाए क्वेश्चंस 2 की तरफ। क्वेश्चंस 2 भी सेम उसी जैसा क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें जो उन्होंने एलिमेंट्स बताए हैं वो उन्होंने उसको स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया है। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है, इफ x इज सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 17 से छोटे या 17 तक होंगे। तो वो नंबर्स जो 1 और अपने आप के अलावा किसी पे डिवाइड ना होते हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो x के तौर पे हमने क्या लिख लिया, 2 3 5 7 11 13 17, क्योंकि 17 भी इसमें शामिल होता है। और दूसरा जो एंड सेट जो है वो y जो है वो किस पे होगा, वो होगा फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स के ऊपर। तो उसमें कौन से नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उसमें ये नंबर्स शामिल होंगे। और अब हमने इसका मालूम क्या करना है, अब हमने इसका यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन का हमने पहले भी लर्न किया होगा कि इसमें सारे के सारे वो एलिमेंट्स होंगे जो दो सेट्स में होंगे। अब x में जो है वो x प्राइम नंबर है और y जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो जब हम इनका यूनियन करेंगे तो 1 से 12 तक तो सारे के सारे जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे और उसके बाद सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स बचते हैं जो बाद में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो x यूनियन y इज इक्वल टू 1 से 12 तक कंटिन्यू, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद 13 और 17 आएगा, ठीक है। तो इसको हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ये इस तरह हम इसको मालूम कर सकते हैं। अब इसमें अगर थोड़ा सा और बेहतर तौर पे इसको रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो ये सारे का सारा जो है वो अगर हम देखा जाए कि पहले अगर 12 है उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो किसके बराबर है, x के बराबर है, वो किसके y के बराबर है, ठीक है। और यूनियन किसके बराबर, इसके बाद x के कितने एलिमेंट है, 13 और 17। तो इस पूरे आंसर्स को अगर हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि y के साथ x के सिर्फ 2 एलिमेंट्स का यूनियन कर दिया जाए तो वो भी जो है वो इसका आंसर पॉसिबल है। इसलिए अगर बुक में इस फॉर्म में जवाब लिखा हुआ है तो इसको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। यानी इसमें ये दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो y एलिमेंट y सेट है और ये जो है दोनों 13 और 17 x के है। तो इस पूरे को मैंने अलहदा कर लिया और यूनियन 13 और 17 लिख लिया इसी में, ठीक है। तो ये सारा y के बराबर है, y लिख दिया और यूनियन वैसे और वो सेट भी वैसे लिख दिया, ठीक है। इस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ जाए थर्ड पार्ट की तरफ जिसमें हमने इसमें हमने मालूम करना है x
इंटरसेक्ट y मालूम करना है, x इंटरसेक्ट हमने क्या मालूम करना है, y मालूम करना है, क्योंकि इसमें z तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ शायद गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, तो x इंटरसेक्ट y मालूम करना है। तो x के सारे एलिमेंट पहले लिख देंगे और y के सारे एलिमेंट बाद में लिखेंगे। अब अगर हम इसके कॉमन देखें तो 12 तक ही सारे मिलते जुलते होंगे, तो इसमें सिर्फ प्राइम नंबर जो 11 या 11 से छोटे होंगे वो इसका इंटरसेक्शन होगा। तो 2, 3, 5, 7, 11 जो है वो इसमें मिलते जुलते हैं, कॉमन है, इसलिए वही इसका आंसर होगा। ये इंटरसेक्शंस और यूनियन आप लोगों ने क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है, आप माशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको समझते हैं, तो इसमें मजीद जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 भी सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया गया और इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे एक्स सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, यानी एक्स को अगर हम लिखना चाहें तो एक्स सेट जो है वो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, वो ये वाला सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ये एम्प्टी सेट की निशानदेही है, जो ये वाला साइन है ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि वाई सेट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स को। यहाँ जेड इंटीजर्स को कहते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स, और इंटीजर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं ये हमें पता है कि ये हमें 0, 1, 2, 3 एंड कंटिन्यू, क्योंकि जो 1, 2, 3 है और उसके बाद हम डॉट्स लगा के वो सारी का सारा हम कह सकते हैं। जबकि एफ सेट जो है वो किसके बराबर है, सॉरी एफ सेट जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है ऑड नंबर के, और ऑड के भी पॉजिटिव नंबर के, ऑड के भी पॉजिटिव नंबर के। तो ये एफ सेट जो है वो आ जाएगा 0, 2, 4 एंड कंटिन्यू। ये मैंने सेट इसलिए लिखे हैं कि आपको थोड़ा समझने में आसान हो। अब हमने सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है यूनियन मालूम करना। तो देखिए x यूनियन y मालूम करेंगे तो सिर्फ हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, सिर्फ y आ जाएगा, ठीक है। सॉरी x यूनियन y, और y जो है हमारे पास किससे जो बिलोंग करता है वो z से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x यूनियन y एम्प्टी सेट यूनियन z सेट, और z सेट जो है इक्वल टू y है। तो टोटली जो जवाब आएगा हमारे पास y सेट ही आ जाएगा, और y सेट क्या है, z के बराबर है। यानी इसका जवाब जो है x यूनियन y का, जब इसको हम y के साथ लेंगे तो उसकी जगह मैंने उसके सेट लिख दिए, तो उसका जवाब जो है z सेट है, और z सेट किसके इक्वल है, y, यानी या तो y जवाब होना चाहिए या इंटीजर्स में z में जवाब होना चाहिए। इस तरह हम उसका जवाब मालूम कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है उन्होंने, यहाँ से f मुराद है, यानी ये जो t नजर आ रहा है ये एक्चुअली क्या है, f है, ठीक है। ये इसको f तस्वर करें, क्योंकि उन्होंने हमें बुक में सिर्फ जो है सॉरी यहाँ पे थोड़े इसके करेक्शंस कर लें कि ये t है, f नहीं है, ठीक है। करेक्ट कर लें बुक में, क्योंकि f है इसलिए उन्होंने f के हवाले से जिक्र किया है। तो t सेट जो है वो पॉजिटिव, और नीचे उन्होंने करेक्ट किया हुआ है। तो x यूनियन t मालूम करना है, सिंपल है। तो t किसके बराबर है, पॉजिटिव के बराबर है। तो यहाँ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये इसको या पॉजिटिव ऑड नंबर है, या उसको हम t सेट ही कह सकते हैं, ठीक है। t सेट भी वही चीज़ है, टी सेट भी वही चीज़ है, तो हम उसको उसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वल को हम यहाँ पे भी इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, यानी या तो ऊपर वाला जवाब ठीक है पॉजिटिव तक, या फिर अगर y में जवाब दिया हुआ है तो उस फॉर्म में भी हम उस जवाब को लिख सकते हैं। इसी तरह y यूनियन t मालूम करेंगे, वो भी सेम इसी तरह होगा। अब हम आ जाते हैं इंटरसेक्ट का भी एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर खाली सेट का इंटरसेक्ट मालूम करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, तो फिर क्या होगा, क्योंकि दोनों में तो कोई मिलता ही नहीं है, खाली सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब हम उसको किसी भी सेट के साथ हम कंबाइन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ भी मिलता जुलता नहीं होगा, तो वो एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं y इंटरसेक्ट t की तरफ, y इंटरसेक्ट t की तरफ। तो y सेट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और t जो है वो है पॉजिटिव ऑड नंबर्स,
ठीक है। तो हमने पहले इसमें किया होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है 1 2 3 4, और नंबर्स क्या है जो है वो भी 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि या तो ये जो O है ये इसका इंटरसेक्ट लेंगे तो हमारे पास जो है वो, क्योंकि इंटीजर्स में तो 1 2 3 4 आएगा, लेकिन ऑड नंबर्स में 1 3 5 7 आएंगे। तो इसका मतलब है कि जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो इनमें कॉमन भी जो होंगे वो ऑड नंबर्स वाले सेट होंगे। तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव ऑड के बराबर है, और नीचे भी हम इसको या फिर ये टी सेट के बराबर है। और टी सेट को या टी लिख लें या पॉजिटिव ऑड नंबर्स लिख लें, दोनों में एक ही मुराद है क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। रिप्रेजेंट किसी से भी आप कर सकते हैं, तो टी ही जवाब होगा या फिर ये वाला जवाब होगा। तो इसमें मैंने कुछ करेक्शंस करवाई है, यहाँ गलती से उन्होंने एफ लिख दिया, इसको टी कर ले, और बाकी मैंने ये उन्होंने एक ही लाइन में इक्वल कर दिया समझने के लिए, तो तब भी काफ़ी है। लेकिन अगर हम उसको थर्ड लाइन में लिख लेंगे तो मज़ीद ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है बेटे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले भी आपको बताया था कि इसमें इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस चल रहा है। तो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन 3 जो है वो उसका पार्ट 1 4 बल्कि सारे ही पार्ट शामिल है। ठीक है, तो इसलिए ये इस क्वेश्चन को ज़रा एहतियात से कीजिएगा। इसमें MCQs टाइप के भी सवाल आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ज़रा अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। अब क्वेश्चन 4 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन 4 में उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने जो है वो इसको बताया कि x while x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x जो है वो ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 25। तो अगर उसके हिसाब से बताया जाए तो यूनिवर्सल सेट क्या बनता है कि जो 3 से बड़े और 25 से छोटे होंगे, तो 4 5 6 7 8 9 और ये 25 तक इसी तरह चल जाएंगे। अब x सेट जाए, x इज प्राइम एंड x जो है वो लेस देन 8 सॉरी यहाँ पे जो है x इज ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 25, यानी ये 8 से ऊपर होंगे। तो इसमें पहला सेट कौन सा होगा 11 13 17 19 और 23, ये प्राइम नंबर बनते हैं। जबकि y बिलोंग्स टू होल सेट, और होल सेट में क्या है वो 0 से शुरू होते हैं, वो 4 एंड 4 से बड़े और 17 एंड 17 से छोटे। ठीक है, तो ये 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यूस ये नेचुरल की तरह होंगे, क्योंकि इसमें 0 तो शामिल ही नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अलहदा कर दिया, बाकी ये बिल्कुल नेचुरल सेट के तौर पे ही आ जाएगा। अब हमने इसमें मालूम क्या करना है, सबसे पहले हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है, और कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इस पूरे को पहले हमने सॉल्व करना है और उसको u में से उसका डिफरेंस मालूम करना है। तो x यूनियन y का मतलब क्या होगा कि इसमें 17 तक तो सारे एलिमेंट्स होंगे और उसके बाद 19 और 23 एक्स्ट्रा के तौर पे हमारा इसमें ऐड हो जाएगा यूनियन के तौर पे। ठीक है, तो ये इसमें शामिल हो जाएगा। अब हमने इसका मालूम क्या करना है कि ये हमने यूनियन मालूम कर लिया। अब जवाब जब हम मालूम कर लेंगे उसके बाद हम इसका कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, और कंप्लीमेंट का मतलब है कि इसमें से वो सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे जो इसमें शामिल है। यू के वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन शामिल है, जैसे 4 शामिल है वो नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे, 6 भी, इस तरह ये जो है 17 तक नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो इसका आंसर होगा यानी x यूनियन y होल का जब हम कंप्लीमेंट लिखने लगेंगे तो ये किसके बराबर होगा, इसका में पहला एलिमेंट जो होगा वो 18 होगा, क्योंकि 18 u में है हमारे x यूनियन y में नहीं है। ठीक है, इसके बाद 19 शामिल है वो हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 20। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 21, फिर हम लिखेंगे 22, हम 23 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसमें ये यहाँ पे शामिल है। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे 24, और फिर हम उसके बाद हम लिखेंगे 25, ठीक है, ये x यूनियन y होल कंप्लीमेंट का जो है वो ये। ठीक है, ये इसका आंसर होगा जो नीचे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से नहीं आ सका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और उसमें हम देखते हैं कि x इंटरसेक्ट y होल कंप्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब होगा कि इसको u में से आपने करना है। पहले हम x इंटरसेक्ट y मालूम करते हैं, x इंटरसेक्ट जब हम y मालूम करते हैं तो x और y में जो कॉमन है वो कौन से होंगे, वो होंगे हमारे पास
11 कॉमन होगा, 13 कॉमन होगा, 17 कॉमन होगा, 19 कॉमन होगा और 23, यानी सारे का सारा x जो है, अच्छा सॉरी, इसमें x जो है वो उसमें x और y में यूनिवर्सल सेट में नहीं देखना हमने, तो ये 17 तक है। तो 17 तक कितने कॉमन है? 3 नंबर्स कॉमन है, 11, 13 और 17, ये तीनों नंबर्स जो हैं वो कॉमन है, ठीक है, इसमें x और y में। तो इनका इंटरसेक्ट जब मालूम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, 13 और 17। अब हमने इसको u से निकालना है, तो u में सारे हैं, तो इसमें से 11, 13, 17 निकाल देंगे। तो 11 से पहले पहले वाले सारे एलिमेंट 4 से 10 तक वो शामिल होंगे, 12 शामिल होगा, 14 शामिल होगा, ठीक है, फिर 15 शामिल होगा, 16 शामिल होगा, 17 शामिल नहीं होगा, 18 और 18 से लेकर 25 तक सारे होंगे। तो नीचे मैंने उसको रिप्रेजेंट किस तरह किया है, 4, 5, 6, 10 तक सारे, 12, 14, 15, 16 और फिर 17 निकाल के 18, 19। यानी कहने का मकसद ये है कि यूनिवर्सल सेट में से आपने 11, 13 और 17 को निकाल देना है, बाकी सारे का सारा यूनिवर्सल सेट लिख देना है और वो इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि x इंटरसेक्ट y होल कंप्लीमेंट जो है, जब उसको हम मालूम करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, वो इसके बराबर है। और जब इसको हम दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं u माइनस एक्स इंटू वाई, तो वो भी वही चीज़ है, तो हम इसको कह सकते हैं दोनों का जवाब एक जैसा ही है। देखिए यहाँ पे भी हमने पहले उसको मालूम किया, फिर उसका इंटरसेक्ट मालूम किया, तो वो भी हमारा 11, 13, 17 आया। अगर हम उसको u में से ये निकालें तो बात वही हम कर रहे हैं जो हमने ऊपर की है, लेकिन अल्फाज चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब भी वही है जो ये है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट का मतलब है कि पहले आपने ये जवाब मालूम करना है और फिर उसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे भी हमने पहले इसको सॉल्व करना है क्योंकि ये ब्रैकेट है, और फिर इसमें से u में से डिफरेंस करना है। यहाँ इसको एज ए डिफरेंस के तौर पे पढ़ेंगे और यहाँ इसको एज ए कंप्लीमेंट के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो u माइनस एक्स इंटरसेक्ट y होल को हम एज ए डिफरेंस के तौर पे करेंगे और यहाँ पे कंप्लीमेंट के तौर पे पढ़ेंगे। जवाब कोई नहीं, बस ये कन्फ्यूजन की हुई है और कुछ नहीं, बस उसी स्टेप को आपने आप देखेंगे ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप एक जैसा ही हो, बस आपने एक दफ़ा रिपीट कर देना और नीचे जब हम प्रूफ करने के लिए कहते हैं तो उसी को दोबारा हम लिख देते होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन 5 जो है वो सेम बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें ऑलरेडी आपको जो है वो सेट दिए हुए हैं एक्स और वाई, और उसके नंबर्स भी उन्होंने बता दिए और उसमें भी उन्होंने डिफरेंस के तौर पे जवाब पूछा है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 5 और 6 एक जैसा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन 6 की सिलेक्शन की है। इफ ए इज इक्वल टू नेचुरल सेट एंड बी इज इक्वल टू होल सेट, तो हमने ए और बी को यहाँ पे हमने लिख दिया है। और अगर हम ए माइनस बी मालूम करें तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने ए सेट में से नेचुरल सेट निकालना है। तो क्योंकि ए और बी में फर्क क्या होता है, होल सेट में सिर्फ 0 का है और वो है भी सेकंड सेट है, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। ये n माइनस डब्ल्यू में से निकालेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। लेकिन अगर हम b माइनस ए करेंगे तो अब b जो है वो पहले आ गया, ये होल सेट है और होल में एक नंबर्स जो है वो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा होगा। तो ठीक है, इसमें हम जो इसको दो तरह से कर सकते हैं कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है, या a माइनस बी इज इक्वल टू n माइनस डब्ल्यू डिफरेंस सेट के तौर पे, और इसका जवाब ये एम्प्टी सेट के तौर पे आएगा। इसी तरह अगर इसको मालूम करें तो इसमें जो कॉमन नहीं है दोनों सेट में वो 0 है, ठीक है। तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट कॉमन है, तो बी सेट का जो है वो 0 हम यहाँ पे लिख देंगे, ये जवाब होगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं, और ज़्यादा बेस्ट वे ये वाला है जिसमें हम इसको जवाब को लिखेंगे। तो इसलिए दोनों का जवाब जो है वो मिलता जुलता है, करने का तरीकाकार में कोई फ़र्क नहीं है, आप दोनों को उसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटे आपके एक्सरसाइज जो है वो 6 क्वेश्चंस हैं इसके, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने अगर नहीं किए तो वो आपने अपनी नोटबुक पे इसको काम को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद बेटे ये वाले जो अब आप होमवर्क कर रहे हैं, ये आपका जो है वो होमवर्क जो है वो आपका उसमें शामिल होगा एनुअल एग्ज़ाम में। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से क्या होगा कि जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसके नुक्ता नज़र से जो जो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपने नोटबुक पर ज़रूर करने। मैंने
सारे सवाल समझाने की कोशिश की है, ठीक है, ऐसे भी जो स्मार्ट सिलेबस में है और ऐसे भी जो स्मार्ट सिलेबस के नहीं है। मोस्टली इसमें वही वाली एक्सरसाइज है सिवाय एक दो कंसेप्ट के, कंप्लीमेंट के और डिफरेंस के। ये भी आप लोगों ने जो है वो 8 में किया हुआ है, लेकिन रिविजन्स के तौर पे उन्होंने दोबारा दे दिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, इसलिए आपने अच्छे तरीके से इसको करना है और ख़ास तौर पे उन सवालों को तो ज़रूर करना है जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। बेटे अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। व्हाट्सएप मैंने नंबर दिया हुआ है, क्लास डिस्कशन ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को आपने करना है।